नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। बैठक के बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए सरकार की गठन की कवायद आज से शुरू होने जा रही है। इस्तीफे के बाद नई सरकार गठन प्रक्रिया शुरू होगी और ऐसे में जिस तरीके से प्रचंड जीत एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल की है, उसके बाद अब नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और आज बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि एनडीए में भारी जोश है और ऐसे में एक बार फिर से सीएम बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार अब आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक आज होने वाली हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में सीएम सैनी भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां इस बैठक में सीएम सैनी से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा जो है शामिल रहने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक ये रहने वाली हरियाणा के फरीदाबाद में इस बैठक का आयोजन होगा और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण पहलू पर इसमें चर्चा होना संभावित और बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा जो है शामिल रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ तमाम अन्य लोग जो है इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आप समझिए तमाम बड़े चेहरे आपको इस बैठक में नजर आएंगे, सीएम सैनी से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक ये है, जहां हरियाणा के फरीदाबाद में ये बैठक आयोजित होगी और जैसे कि हमने आपको बताया गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ सीएम सैनी यानी हरियाणा के सीएम और राजस्थान के सीएम यानी भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक जो है मानी जा रही है। कई सारे विषयों पर इस दौरान चर्चा होनी है। तो बैठक में सीएम सैनी और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने अयोध्या प्रयागराज हाईवे से होते हुए शहर में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली और तिकोनिया पार्क में जनसभा को भी संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कट्टा कट्टा की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने देश का भट्टा बैठा दिया है और ऐसे में आप सांसद ने बिहार चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिहार चुनाव पर सवाल उठाते हुए जमकर बरसते हुए आम आदमी पार्टी सांसद यहां पर नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए बयानों को लेकर भी तंज कसते हुए यहां पर संजय सिंह नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा कट्टा करते हैं और ऐसे में कट्टा कट्टा करते करते उन्होंने देश का भट्टा बैठा दिया है। तो कुल मिलाकर केंद्र पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए संजय सिंह यहाँ पर नजर आए हैं और देखिए किस तरीके से ये पूरी पदयात्रा जो है निकाली गई है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा पहुंची है और आप देख सकते हैं सरयू नदी के तट से यात्रा शुरू हुई थी और एक जबरदस्त बहुत बड़ा जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में, सामाजिक भेदभाव एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि इसी तरह से इस यात्रा को कामयाब बनाइए, इस यात्रा से जुड़ते जाइए, इसका कारवां बढ़ाते जाइए। हम उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं, किसानों के लिए रोजगार चाहते हैं, बुनकरों के लिए रोजगार चाहते हैं और एक ऐसा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान चाहते हैं जहां भेदभाव और नफरत के लिए कोई जगह न हो।
बढ़ेंगे आगे। सोनभद्र में पत्थर के खदान में हुए हादसे को लेकर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और एक अज्ञात व्यक्ति जो कृष्ण माइनिंग वर्क्स का मालिक बताया जा रहा है, उसको आरोपी बनाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच जो है शुरू कर दी गई। खनन हादसे पर पुलिस का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। सोनभद्र से खबर है, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया है और तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में जांच के मद्देनजर जो है आगे की कार्रवाई जो है की जाएगी। खनन हादसे पर पुलिस का ये एक्शन यहां पर देखने को मिला है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है अब सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ेंगे आगे। यूपी के महोबा जिला सदर तहसील परिसर में रात के अंधेरे में सरकारी अभिलेखों जैसे दिखने वाले दस्तावेजों को जलाने का वीडियो वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये वीडियो राजस्व परिषद सचिव के पहुंचे से पहले का है। वहीं इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि जलाया गया सामान सरकारी अभिलेख नहीं बल्कि पुराने फाइल कवर और बेकार कचरा था। तो कुल मिलाकर सफाई यहां पर दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी अभिलेखों को यहां पर जलाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कहा यह गया है कि ये पुराने जो है सामान है और अभिलेख ही नहीं है, पुराने फाइल कवर हैं जिन्हें जलाया गया है। तो ये बात कहकर यहां पर सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके तस्वीरें सामने आई हैं अभिलेखों के तौर पर से देखा जा रहा है। मुझे संज्ञानित हुआ तो मैंने उस वीडियो को भी देखा और अपने न्यायालय से संबंधित स्टाफ को बुला करके जानकारी की। जानकारी में जो चीजें सामने आई हैं उससे स्पष्ट है कि जब भी जो न्यायालय में जो फाइलें दाखिल दफ्तर हो जाती हैं उनके बाद जो यूजलेस फाइल कवर मिले थे उनका और जो और वेस्टेज था, रफ कागज थे, उनको कल साफ सफाई के बाद हमारे स्टाफ द्वारा जलाया गया है और उसमें किसी तरह की कोई शासकीय पत्रावली या किसी शासकीय कागजात का विनष्टीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ेंगे आगे। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज में तेंदुए के अचानक झाड़ियों से निकलकर हमला करने से 3 महिलाओं और एक युवक समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ऐसे में लोगों में इस समय दहशत का माहौल है। शारदा नगर रेंज में तेंदुए की दहशत इस कदर है जहां पर झाड़ियों से अचानक तेंदुआ निकलता है और लोगों पर हमला कर देता है। 3 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं बताया गया है। फिलहाल तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और ऐसे में शारदा नगर रेंज में तेंदुओं की दहशत यहां पर देखने को मिले। 3 महिलाओं समेत एक युवक इसमें घायल हुआ है। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। बढ़ेंगे आगे। कोतवाली फतेहगढ़ इलाके में बाइक और कार की टक्कर हो गई जिससे बाइक सवार सड़क पर गिर गए। बाइक सवार के घायल होने से उसके परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर पहुंचकर कार चालक से मारपीट की बताया गया है। इतना ही नहीं, सूचना मिलने पर पहुंचे PRV सिपाही के साथ भी मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ दी गई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज का मामला ये था कि मैं अपना यहाँ से शॉपिंग करा करके, घर में शादी तो हम यहाँ से जा रहे थे फरुखाबाद से मोहम्मदाबाद की तरफ। तो वह रास्ते में ये लोग आए, भावपुर के थे कुछ लोग, तो मोटरसाइकिल से मतलब बचा रहे थे, इंडिकेटर उन्होंने दिया नहीं। वहाँ से हम लोग इसके पीछे थे। क्या वो मोड़ था, किस तरह का मोड़ नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ पे ग्रिलिंग लगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया, इंडिकेटर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद मैं पीछे था, जब तक इन्होंने वहाँ से निकले क्रॉसिंग करते टाइम तो मैंने ब्रेक लगाया, जब तक इनकी गाड़ी में टच हो गई। टच होने से ये गिर गए घुटने वाले, इनके ऊपर बाइक मतलब थी तो ये गिर गए। गिरने के बाद इनको चोट लेकर तुरंत वहाँ से मैंने गाड़ी रुकवा करके तुरंत अपना लेके आए। कहाँ लेकर आए? इलाज के लिए कौन सा है हॉस्पिटल है ये? विशाल अग्रवाल। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने मुझे रास्ते में ही चाबी छीन करके जबरदस्ती मेरे साथ बदतमीजी की, चाबी दो नहीं तो फिर हम अभी तुम दे दो, मारपीट करेंगे। गाड़ी में जो सामान वगैरह रखा था, शॉपिंग करके जा रहे थे तो सामान वगैरह वहीं से इन्होंने छिनवा लिया, निकलवा दिया। क्या किया इन्होंने, मुझे तो यहाँ एक खींच करके ले आए, 4-5 लोग थे। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में ताल कटोरा थाना क्षेत्र में
चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि शख्स ने अपनी नई स्कूटी सर्विस के लिए भेजी, उसी दौरान शातिर चोर स्कूटी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश फिलहाल की जा रही है। और ऐसे में तमाम आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जा रहे हैं और इसी के जरिए चोरी का खुलासा करने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में साइबर सेल पुलिस टीम ने ठगी का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक व्यापारी से 61 लाख रुपए की ठगी की थी और इसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल से 3 शातिर ठगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। कई फर्जी अकाउंट खोलकर लोगों से शेयर मार्केट में रुपए इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी करते थे और उनके ऐप पर रुपए तो दिखते थे लेकिन वो उसे निकाल नहीं सकते थे। वहीं व्यापारी के 20 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में एक रामदत्त त्रिपाठी द्वारा पुलिस और एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत कराई गई थी, जिसके आधार पर जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से मामले का खुलासा किया है और पुलिस टीम ने आवेदक के 20 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। एसपी ने कहा कि एनसीआरपी पोर्टल पर कौशाम्बी जिले सहित अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में ठगी के कई मामले भी दर्ज है। कौशाम्बी में एक व्यक्ति के साथ सितंबर महीने में एक साइबर ठगी हुई थी। करीब 61 लाख और कुछ अमाउंट उसमें उसका ठग लिया गया था शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट के नाम पे और उसमें फिर एक FIR साइबर थाना में दर्ज की गई थी। उसी के 3 अपराधी आज इसमें पकड़े गए हैं जिन्होंने ठगी की थी और इनसे पूछताछ पे पूरा जो मामला समझ में आया है कि इन्होंने उनको निवेश करने में, शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पे झांसा दिया कि कम समय में अमाउंट दुगना तिगना हो जाएगा और उनको एक व्हाट्सएप के जरिए एक फर्जी लिंक भी भेजा, एक ऐप डाउनलोड कराया और उसमें उनको शो भी होने लगा कि हमारा पैसा बढ़ रहा है और वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करने लगे, लगातार करने लगे। लेकिन जब पैसा वो निकालना चाहे तब बरेली में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गांजे के साथ एक ट्रक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। ये गांजा उड़ीसा से लाकर दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार यहां पर किया और इसी के साथ साथ मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बरेली सर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में थाना भमौरा पुलिस द्वारा एक अच्छी रिकवरी की गई है, जिसके तहत इन्होंने 153 किलो गांजा सीज किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलम उर्फ अकरम और इस्लाम है। इन दोनों द्वारा यह तस्करी जो थी वो उड़ीसा स्टेट से कैरी आउट करते हुए दिल्ली तक की जा रही थी और पूर्व में भी ये इस तरीके के कार्य कर चुके हैं। इस कड़ी में जो अन्य अभियुक्त है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जो दोनों अभियुक्त हैं वो मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित 48वें रावत नाचा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर यदुवंशी समाज की सांस्कृतिक परंपरा की सराहना की। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खेल से भी जोड़ रहे हैं, उनकी संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं। विकास का काम तो हो ही रहा है। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो उनको मिल ही रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे धान का कीमत हो, चाहे महतारी बंधन का पैसा हो, हिंदू पत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, तो उसका लाभ तो मिल ही रहा है। लेकिन इनके विकास में और गति आए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किया है देश में, जो 80,000 करोड़ का बजट है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 6,500 गांव से ज़्यादा गांव शामिल है। उसी तरह से जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जिसको PBDG बोलते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हाथरस के रामलीला ग्राउंड में आयोजित 135वें कंस वध लीला महोत्सव में नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण राधा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंच पर प्रस्तुत कृष्ण राधा की झांकी और भजन कार्यक्रम ने मंत्री को मंत्र मुग्ध कर दिया। बता दें कि मंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए थे और कुल मिलाकर प्रशासन खासा सतर्क यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर नजर आए। कार्यक्रम में मुकुल उपाध्याय ने आयोजकों की सराहना की और बिजली समस्या पर चिंता जताई। अपने संबोधन में मंत्री शर्मा ने जल्द ही बिजली समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। तो प्रशासन ने कड़े इंतजाम इस दौरान यहां पर किए और बेहद ही खास ये पूरा आयोजन रहा। मंच पर प्रस्तुत कृष्ण राधा की झांकी और भजन कार्यक्रम ने मंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि मंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन खासा सतर्क नजर आया। कड़े इंतजाम यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर किए गए और कार्यक्रम में मुकुल उपाध्याय ने आयोजकों की सराहना की और बिजली समस्या पर गहरी चिंता भी उनकी ओर से जताई गई। अपने संबोधन में मंत्री शर्मा ने जल्द ही बिजली समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है और ऐसे में सभी समस्याओं यानी कि जो सबसे मूल समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है बिजली की, उसके निवारण के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे, इसका आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया। भगवान कृष्ण की, भगवान बलदाऊ की जो कंस से संबंधित जो लीला है, जो कहानी है हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, वो हम सभी बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं, मनन करते आए हैं। ऐसी लीला का प्रत्यक्ष साक्षी होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं आज हाथरस की इस पावन धरती पे, ब्रज के इस पावन क्षेत्र में आकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम की जो कंस से संबंधित जो लीला है, कंस के मर्दन की जो उनकी लीला है, उसका भागी बनाने के लिए यहाँ के इस कार्यक्रम के आयोजक प्रशांत शर्मा जी, श्रीमती मनोरी शुक्ला जी, हमारे यहाँ के जो सभी जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, नगर पालिका का परिवार है, इन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हैंडलूम एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास का प्रभावी प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने 140 से अधिक स्टॉलों का निरीक्षण कर कारीगरों और उद्यमियों से संवाद किया है। ओडीओपी, पारंपरिक हस्तशिल्प, आधुनिक तकनीक, निवेश और एमएसएमई नवाचारों की सराहना भी की गई। उन्होंने कहा कि यूपी आज परंपरा तकनीक का मजबूत केंद्र बनकर राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर नई पहचान गढ़ रहा है। मुरादाबाद में मंडी समिति में 5.45 करोड़ रुपए की लागत से 38 नई दुकानों का निर्माण प्रस्तावित हुआ है। इसके चलते पुरानी दुकानों को खाली करने का आदेश दिया गया है। व्यापारियों ने आपात बैठक कर प्रशासन से मांग की है कि पहले सभी व्यापारियों के बैठने और व्यापार करने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी के आला अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और 3 दिन में दुकानें खाली करने का सुझाव भी उनकी ओर से दिया गया है। हमारी मंडी में 38 दुकानों के लिए प्रस्ताव जारी हुआ है, जिसका टेंडर भी जारी हो चुका है। जहां पर दुकानें प्रस्तावित हैं वहां पर लगभग 110-115 हमारे थोक व्यापारी भाई बैठे हैं जो अपना कारोबार पिछले 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी मंडी का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, यहाँ दुकानें बने, उचित व्यवस्थाएं मंडी में हो। लेकिन मंडी समिति अधिकारियों को और जिला प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो हमारे व्यापारी यहाँ 20-25 सालों 30 सालों से बैठे कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ से हटने के बाद कोई उचित व्यवस्था कारोबार के लिए नहीं है।
बढ़ेंगे आगे। अमेठी में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि दो बाइक सवार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए HNN न्यूज़।